सबको स्क्रीन पर दिख रहा है? राइट। यस सर। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने नंबर ऑफ फोटॉन से रिलेटेड बातें की थी। नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है। अगर किसी भी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो फॉर्मूला क्या होगा? किसी भी स्टेट से अगर किसी भी स्टेट में आ रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा? आइसोलेटेड एटम में है तो फॉर्मूला क्या होगा? तो ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये है और सेकेंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। एक तो कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की। और एक आपको कैलकुलेट करना है इफ इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम सेवंथ एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड, सेवंथ एक्साइटेड स्टेट से अगर सेकेंड स्टेट में अगर आता है, सेकेंड स्टेट है, ठीक है ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट नहीं है, सेवंथ एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड स्टेट, सैंपल फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो फर्स्ट का आंसर और फिर सेकेंड का आंसर भी आपको देना है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, जिससे आपका पूरा पार्ट रिवाइज हो जाएगा। चलो देखो, तो इलेक्ट्रॉन आपका एट, सेवंथ एक्साइटेड स्टेट का मतलब एट्थ स्टेट हो जाएगी। तो 8 से 2 में आ रहा है। जब किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में अगर आता है तो स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले डेल्टा एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा एन क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2, कितना हो गया भाई? ये 6 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। डेल्टा एन कितना है? 6 है, ब्रैकेट 6 प्लस क्या हो जाएगा? 1/2, मतलब ये हो जाएगा आपका 21। टोटल 21 लाइंस आपको दिखेगी। अब 21 लाइन का कॉम्बिनेशन तो नहीं बना सकते ना हम एग्जाम में कि भाई 8 to 4 में आया, 4 to 5 में आया, मतलब या 8 to 6 में आया, 8 to 7 में गया। इस तरह से टोटल कॉम्बिनेशन आपके 21 बनेंगे, बट ये एग्जाम में हम बना नहीं सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से ही आंसर फाइंड आउट करना है, और स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। गॉट इट भाई? सब क्लियर है? चलो, फिर उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है? कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज की सेकेंड लाइन, लाइमन और बाल्मर, बाल्मर मतलब होता है 2। अब सेकेंड लाइन बोला तो 3 to 2 इज अ वन लाइन, 4 to 2 इज अ सेकेंड लाइन। यस या नो? यस। तो 4 to 2 की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए। 1/λ आर के टर्म्स में ही हमें आंसर देना होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है ना, तो हम यहां पे 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर ब्रैकेट n1 की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर और n2 की जगह पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। राइट? तो 1/λ इक्वल्स टू आर इंटू 4, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16। यहां से फिर आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? वेरी नाइस। अब एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं मैं आपको जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। आपका पूरा पार्ट जितना भी हमने डिस्कस किया है ना, वो रिवाइज हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया कि ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाए। हमारे पास में एक हाइड्रोजन का सैंपल है, हाइड्रोजन लाइक सैंपल है। ऑल द आयंस आर इन पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी है वो एक पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, मतलब जितने भी आयंस है, हाइड्रोजन लाइक सैंपल है, मतलब हीलियम प्लस हो सकता है, लिथियम 2 प्लस हो सकता है, तो जितने भी आयंस हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में है। कौन सी है नहीं पता। व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन अप टू ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है ना, तो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स आर ऑब्जर्व, मतलब 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड। 6 स्पेक्ट्रल लाइंस दिखती है, इससे आप ये पता कर सकते हो कि वो किस स्टेट में होगा, आपको वो स्टेट पता चल जाएगी, इसलिए ये इंफॉर्मेशन दी है। नाउ वी हैव वन मोर इंफॉर्मेशन। इफ सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, second excitation potential, second excitation potential is a this,
तो यहां से सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, और सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता है। तो ये ऐसी चीजें होती है ना, जो एक बार वो टॉपिक चला जाता है फिर हमारे दिमाग से निकल जाती है चीजें। मैं बी फ्रैंकली बता रहा हूँ, जहां पे आप जहां जो जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो दिमाग से निकल जाती है, ऐसे क्वेश्चंस को बार बार हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है ना, इसकी थ्योरी को बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके ये डेफिनेशन है या वट जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ये आपके दिमाग में बना रहे, ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। स्पेक्ट सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल गिवन है, हमें सैंपल आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले कौन सा सैंपल है, फाइंड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल, उस सैंपल की एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी है, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट, ठीक है ना, थर्ड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी बताओ। फिर उसके बाद में शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिलोंगिंग टू अबव ट्रांजिशन, जो ऊपर ट्रांजिशन जो हो रहा है उसकी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एंड सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट। सीरीज लिमिट का मतलब होता है लास्ट लाइन, सीरीज लिमिट मतलब सीरीज की लिमिट है, मतलब वो लास्ट लाइन हो जाएगी, मार्जिनल लाइन हो जाएगी। कौन सी है वो, इंफिनिटी टू कहीं पर होगी किसी भी स्टेट में जाने के लिए, ठीक है ना। तो इंफिनिटी टू कहीं पर होगी, वो लास्ट लाइन कहलाती है, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप जितना कैलकुलेट कर सकते उतना करो, ठीक है ना। 2-3 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं आपको, जितना कैलकुलेट कर सकते उतना करो, बाकी हम डिस्कस करते फिर। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी स्टेट तक पहुंचाना, राइट। यस या नो। अब सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से कहां पे जा रहा है, थर्ड में जा रहा है। यस, वेरी नाइस। चलो देखो, सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, पोटेंशियल अगर इतना है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 193.64 इलेक्ट्रोवोल्ट, राइट। हम अगर ई लगा देते हैं तो एनर्जी मिल जाती है, ई हटा देते हैं तो हमें पोटेंशियल मिलता है। अब सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब होता है 1 से 3 तक पहुंचाना इलेक्ट्रॉन को। तो 1 to 3 तक पहुंचाने की जो एनर्जी है वो इतनी एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दोगे तो यहां तक पहुंच जाएगा। तो बेसिकली डेल्टा ई जो कि कितना है 193.64 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, E3 माइनस E1 के इक्वल, एम आई राइट। तो 193.64 इलेक्ट्रोवोल्ट इज अ समथिंग, यहाँ पे आप -13.6 इंटू, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 13.6 इंटू
z का स्क्वायर ब्रैकेट, मैं डायरेक्ट कॉमन लेके कर रहा हूं जैसा हमने लैम्डा कैलकुलेट किया था वैसा, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बोलो यस या नो, कर सकता हूं मैं ऐसे। और यहां से यस जब आप, सर। यस, अब यहां पे जब आप z की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो 4 आएगा। 4। z 4 आ रहा है किसी का 4? यस सर, रूट यस, 16.08। रूट 16, हाँ ठीक है, उसको नियरली हम z तो एटॉमिक नंबर होता है, इंटीजर में होता है, तो अगर 16 पॉइंट समथिंग अगर आ अप्रोक्सीमेट। जाए ना, हाँ, तो उसका रूट लेने पे 4 लिख दो। तो 4 का मतलब बेरिलियम 3 प्लस सैंपल हो गया। कौन सा सैंपल हो गया? एटॉमिक नंबर 4 मतलब बेरिलियम, और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है, इसका मतलब +3 चार्ज होगा, ठीक है ना। तो बेरिलियम +3 आयंस है आपका। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल। अब टोटल हमें लाइंस कितनी दिख रही है? 6 स्पेक्ट्रल लाइन। कहां पे आ रहा है ये? किस स्टेट से किस स्टेट में आ रहा है? किसी कि, कौन सी स्टेट है वो नहीं पता, किसी पर्टिकुलर स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो n × n−1/2। और ये स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी दिख रही है आपको? 6 दिख रही है। अब इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है? देखो, अगर अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो फिर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक। हाँ, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, n² - n, ठीक है ना, =12। फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो उससे बढ़िया है कि इसके जो ऑप्शन होंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऑप्शन भी होते हैं कि भाई किस स्टेट में बैठा हुआ है, तो सेकंड स्टेट में बैठा, थर्ड में बैठा, फोर्थ में बैठा, फिफ्थ में बैठा, जो भी ऑप्शन होंगे उन सभी ऑप्शन को पुट करके देख लो। यहाँ पे सभी ऑप्शन को एन की जगह पे पुट करके देख लो 6 कब आ रहा है। जब 6 आ जाएगा इसका मतलब वो स्टेट हो जाएगी। क्या मेरी बात को समझ पा रही हो? सॉल्व करने का सबसे सही तरीका बता रहा हूं। तो यहाँ यस पे सर। n = 4 पुट करके देखो। n = 4 पुट करो। जब n = 4 पुट करोगे तो क्या आएगा? बोलो भाई। 4 पुट करते ही 2/2 6 आ जाएगा। 6। यस, इसका मतलब ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट कौन सी है आपकी? फोर्थ स्टेट है। कौन 4। सी स्टेट है? फोर्थ स्टेट। और फोर्थ स्टेट का मतलब क्या बोल सकते हो आप? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट पता करनी है ना, फाइंड द एक्साइटेड स्टेट। तो हम बोलेंगे फोर्थ स्टेट या फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप सभी लोग? यस, यस सर। फोर्थ स्टेट बोल दो या फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल दो। यस, वेरी गुड। ये सेकेंड क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद में सी पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से कहां पे पहुंचाना? इंफिनिटी तक इंफिनिटी। पहुंचाना, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और हमने बोला भी था आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली कुछ भी नहीं है, वो क्या है? ग्राउंड स्टेट नेगेटिव के आगे इक्वेशन। नेगेटिव साइन। जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो, वही आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। मतलब जो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है उतनी एनर्जी फिर से आप दे दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन वहीं पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट कर दो। कौन सा सैंपल है? बेरिलियम 3+, तो माइनस, फिर एनर्जी कितनी है? -13.6, -13.6 इंटू जेड, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 का स्क्वायर हो गया स्क्वायर। इलेक्ट्रोवोल्ट। बस ये एनर्जी है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, राइट, गॉट इट। या फिर आप क्या कर सकते हो? या फिर सबसे और सिंपल तरीका क्या है? बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका और क्या था? मैंने बताया था 13.6 इंटू जेड जेड स्क्वायर स्क्वायर। कर दो। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कर दो, बोला था मैंने ऐसा। यस, बोला तो था। 13.6 इंटू जेड मतलब 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है भाई, तरीके से जाओ। कोई एक क्वेश्चन पूछेगा लेकिन मैं इसमें आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। फिर उसके बाद में फोर्थ क्या है? फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट। बाइंडिंग एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है थर्ड स्टेट की। मतलब बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि थर्ड स्टेट से कहां पे पहुंच रहा है? इनफाइनाइट, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या था भाई? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू स्टेट टू इंफिनिटी। इंफिनिटी। तो अब एनी स्टेट मतलब कौन सी है? थर्ड स्टेट है। तो थर्ड स्टेट से कहां पे पहुंचाना हमें? इंफिनिटी पे। तो ये जो एनर्जी लगेगी इसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। तो बेसिकली डेल्टा ई इज नथिंग बट अ बाइंडिंग एनर्जी। और वो क्या हो जाएगा आपका? ई इंफिनिटी माइनस क्या हो -3। जाएगा? E3। ई इंफिनिटी हमेशा क्या होता है? 0। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा?
E3 हो जाएगा। और माइनस E3 मतलब कितना है, तो माइनस, फिर माइनस 13.6 इंटू बेरिलियम है भाई, तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यस या नो, यस या नो। Yes, sir. यस, तो समथिंग कुछ कुछ आंसर 24 के 24.7 आसपास में आएगा। 24.17. 17 ठीक है, 24 इलेक्ट्रोवोल्ट में लिख लेता हूँ, नियरली 24 इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर आ गया। फिर उसके बाद में डी पार्ट क्या है, चलो ये डी वाला हो गया। ई पार्ट क्या है, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिलोंगिंग टू द अबव ट्रांजिशन। तो ऊपर ट्रांजिशन कौन सा है भाई, ट्रांजिशन कौन सा था भाई, 4 to 1 था, राइट। कौन सा ट्रांजिशन है, 4 to 1। 1 ठीक है ना, ऊपर जो ट्रांजिशन जो 6 स्पेक्ट्रल लाइन हमें दिखी है, इसका मतलब ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है, 4 to 1 हो रहा है। तो देखो भाई 4 to 1 के अंदर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो गया आपका 3। अब बताओ भाई, फर्स्ट लाइन हमेशा क्या होता है भाई, शॉर्टेस्ट होता है, shortest शॉर्टेस्ट। और यहाँ ये जो डिफरेंस है, ये लॉन्गेस्ट होगा कि नहीं होगा, देखो 4 to 3 और 2 to 1, समझना। सॉरी 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 सॉरी, गलत लिखा मैंने। 4 to 1 जो है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी, yes sir ठीक है ना, यहाँ ये पे 4 to longest 1 का एनर्जी गैप ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो एनर्जी ज्यादा है मतलब लैम्डा क्या हो जाएगी, मिनिमम, शॉर्टेस्ट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम मिलेगा। अब लैम्डा मैक्सिमम कहाँ पे मिला, लैम्डा मैक्सिमम का मतलब एनर्जी कम। एनर्जी कम कहाँ पर है बताओ, 4 to 3 में है, 3 to 2 में है, 2 to 1 में है, 4 to 1. 4 to 3 में होगा। देखो ना भाई, जैसे जैसे ऊपर जाते वैसे वैसे एनर्जी कम होती है कि नहीं होती है, बोलो। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, सब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हाइड्रोजन समझना भाई, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, ऐसा हाइड्रोजन में था, यस या नो बोलो। Yes. यस। अब देखो भाई 4 to 1 का सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा, इसका सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो एनर्जी मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम। अब हमें लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, मतलब एनर्जी मिनिमम चाहिए, तो ये वाला डिफरेंस सबसे कम होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. समझ रहे हो ना, ये वाला डिफरेंस हम्म फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और ये वाला डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये वाला डिफरेंस भी ज्यादा होगा। आप सब कुछ देख लो बोले, ठीक है ना। इसलिए हमेशा क्या याद रखोगे आप, एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी कम होती जाती है, और जो एनर्जी का गैप है ना वो भी कम होता जाता है। ये जो गैप है देखो, ये ज्यादा है, फिर ये और कम हो गया, फिर ये और कम हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को। yes sir यस यस, वेरी नाइस, बस यही समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात होती है भाई ये सब चीजें। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा। अब लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट कर देंगे, तो 1 by लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू आर जेड। कौन सा सैंपल था भाई अपना, बेरिलियम 3। Beryllium ये 3 मैं plus हटा देता हूँ, ये हाइड्रोजन के लिए मैंने लिखा था जस्ट रेफरेंस के लिए, ठीक है ना। बट बेरिलियम 3+ में भी ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम पूछा है, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। और लैम्डा मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, 4 to 1 के अंदर होगी, तो 1 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। बोलो यस या नो, यस या नो, Yes. यस या नो, यस। आप कैलकुलेट कर दोगे ये दोनों आप कैलकुलेट करना, ये आपका काम है, ठीक है ना, आर के टर्म्स में ही आंसर देना है, राइट। फिर उसके बाद में सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। अब बताओ भाई ब्रैकेट सीरीज क्या होती है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, और ब्रैकेट होता है कि नहीं होता, बोलो भाई 4, Yes. ठीक है ना। तो ब्रैकेट का मतलब होता है 4। अब उसकी लास्ट लाइन क्या होगी, इन्फिनिटी टू 4। yes sir Yes, sir. क्वेश्चन फिर से रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ो आराम से। सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज की सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन, जो कि होगी इनफाइनाइट टू 4 यहां पर, राइट। लैम आर के टर्म्स में वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लेके कैलकुलेट। क्या होगा, 1/λ इक्वल्स टू आर जेड, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर, Infinity square ठीक है ना। तो 1/λ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो आर आएगा कि नहीं आएगा सिर्फ, हम्म ठीक है Yes. ना। तो यहां yes से sir लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
1/r। बस ये आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन Yes, था। sir. जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है भाई। जितनी वैरायटी होनी चाहिए कर दी मैंने। अब आपको पैकेज के अंदर जो क्वेश्चन मिलेगा ना, इसी टाइप के मिलेंगे, सिमिलर काइंड के ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। गॉट इट भाई? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो साइंटिस्ट डी ब्रोगली क्या बोलता है? साइंटिस्ट डी ब्रोगली बोलता है कि, डी ब्रोगली से पहले की मैं बात बता रहा हूं, आइंस्टाइन बोलता है कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, आइंस्टाइन क्या बोलता है भाई, किसी भी सिस्टम की अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। आइंस्टाइन बोलते हैं, साइंटिस्ट आइंस्टाइन बोलता है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से आप किसी भी सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर मुझे मेरी एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मेरा मास और स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इस तरह से। तो किसी भी सिस्टम की अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हो, ये साइंटिस्ट ने बोला, आइंस्टाइन ने। फिर उसके बाद में साइंटिस्ट प्लैंक्स आया। साइंटिस्ट प्लैंक्स बोलता है कि अगर मुझे किसी भी सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मुझे मतलब वेव की अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, कोई अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एच सी बाई लैम्डा से आप कैलकुलेट कर सकते हो। किससे कैलकुलेट कर सकते हो? एच सी बाई लैम्डा। तो आइंस्टाइन बोलता है कि भाई किसी भी सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो एम सी स्क्वायर से। प्लैंक्स बोलता है कि एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो आप एच सी बाई लैम्डा से कैलकुलेट कर सकते हो। अब साइंटिस्ट डी ब्रोगली आया भाई मार्केट में। अब साइंटिस्ट डी ब्रोगली जो है वो बोलते हैं, कंफ्यूज हो गए। वो बोलते कि यार भाई साहब, आइंस्टाइन तो बोलता है कि आप E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये प्लैंक्स ने अलग कहानी क्यों बताई? E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से क्यों कैलकुलेट करना है हमें? कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने के बाद में उन्होंने इन दोनों को इक्वल करके देखा। उन्होंने मान लिया कि वेव की जो इक्वेशन, जो एनर्जी है ना, वो एम सी स्क्वायर से आ सकता है। उन्होंने बोला कि भाई ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी क्या है? इक्वल। ये एनर्जी और ये वाली एनर्जी क्या है? इक्वल। तो उन्होंने क्या कर दिया, इनको इक्वल कर दिया। तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका? एच सी बाई लैम्डा हो गया। अब सी से सी क्या हो गया आपका? कैंसल आउट हो गया। तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिला? लैम्डा इक्वल टू मिला एच बाई एम सी। सी मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। सी मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। बेसिकली क्या है? वेलोसिटी। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर तो वेलोसिटी बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। वेलोसिटी बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। लेकिन अगर कोई सिस्टम है तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम, जैसे मेरे पास में छोटा सा पार्टिकल है, कोई स्टोन है, या कोई मेरे पास में बॉल है, तो उस बॉल की जो वेलोसिटी है ना, वो आप v लोगे, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं ले सकते हो। किसी सिस्टम की अगर बात कर रहे हो तो उसके लिए वेलोसिटी आपको क्या लेनी पड़ेगी भाई? v लेनी पड़ेगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो उन्होंने जनरल फॉर्मूला बताया h बाई एम वी। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया भाई? h बाई एम वी एक फॉर्मूला बन गया। और उस फॉर्मूले को देखा और आइंस्टाइन के पास में गए डी ब्रोगली भाई साहब, और आइंस्टाइन के पास में जाके बोला कि भाई मैंने आपकी इक्वेशन और प्लैंक्स ने जो बताया उसकी इक्वेशन को मैंने इक्वल कर दिया, और इक्वल करने के बाद में मुझे लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी मिला। बताइए ये क्या कहना चाहता है? आइंस्टाइन से पूछा। बोले कि आप बात तो सही कर रहे हो, ठीक है ना, कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी जो है वो बेसिकली पार्टिकल का वेव नेचर के साथ साथ में पार्टिकल नेचर भी बता रहा है, ठीक है ना। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि पार्ट कोई भी सिस्टम है आपके पास में तो लैम्डा बेसिकली वेव नेचर बताता है। लैम्डा क्या बताता है? पार्टिकल का वेव नेचर बताता है। और मास है इसका मतलब पार्टिकल नेचर भी है। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर मतलब मास है, मास है इसका मतलब पार्टिकल नेचर। तो इस इक्वेशन को जब आइंस्टाइन के साथ में डिस्कस किया और बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ में जब डिस्कस किया तो फाइनली ये कंक्लूड हुआ कि किसी भी सिस्टम का कोई भी पार्टिकल है मेरे पास में तो उसके दो नेचर होते हैं। इसलिए फिर इस थ्योरी का नाम क्या दिया? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है वैलिड, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए तो वैलिड है ही, इसके साथ साथ में किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड है। ये जनरल कंसेप्ट है कि अगर मेरे पास में पेन है और मैं इस पेन को अगर फेंकता हूं तो इस पेन के दो नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर।
पार्टिकल नेचर क्यों? क्योंकि उसके पास में मास है। वेव नेचर मतलब जब ये जाएगी ना, ये पेन पेन को जब मैं फेंकूंगा तो ये वेव फॉर्म करते हुए जाएगी। तो अगर आपने किसी भी पार्टिकल को फेंका है, वो पार्टिकल छोटा है या बड़ा है, पार्टिकल के दो नेचर होते हैं, इसीलिए बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। ये डी ब्रोगली की कहानी है। तो डी ब्रोगली ने क्या स्टेटमेंट दिया? डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट इफ द नेचर ऑफ लाइट इज बोथ दैट ऑफ अ पार्टिकल एंड ऑफ अ वेव, देन दिस ड्यूअल बिहेवियर शुड बी ट्रू फॉर द मैटर आल्सो। जब लाइट का अगर दो बिहेवियर है, अगर ठीक है ना, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, तो ये मैटर के लिए भी ट्रू होना चाहिए। और ये मैटर के लिए बोला है लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv। The wave nature of light rays and X rays are provided on the basis of their interference and diffraction। ये एक एक्सपेरिमेंट था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट था। ये आप डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट जो है वो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, ठीक है ना। लेकिन मैं इस एक्सपेरिमेंट पे कुछ भी कमेंट नहीं करने वाला, कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाला हूं। बस आपको ये याद रखना है कि वेव नेचर लाइट का जो होता है कि भाई लाइट का वेव नेचर है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे लाइट बल्ब से अगर लाइट आ रही है तो इसके अंदर पार्टिकल भी है और उसके अंदर वेव नेचर भी है। तो वेव नेचर कैसे पता किया? एक एक्सपेरिमेंट है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का। बस ये वर्ड आपको याद रखना है। बाकी ये एक्सपेरिमेंट कैसे होता है इसके लिए हम मतलब डिस्कस नहीं करेंगे केमिस्ट्री में, ये सीधा कहां पे आएगा? आपका फिजिक्स में आएगा, राइट। तो Yes, sir. पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास में कोई पार्टिकल है, देखना ये मेरे पास में ऐसा पार्टिकल है जो छोटा पार्टिकल है, एक छोटा पार्टिकल है मेरे पास में और एक बहुत बड़ा पार्टिकल है, ठीक है ना। एक बड़ा पार्टिकल है, एक छोटा पार्टिकल है। मैंने मान लिया सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में क्या है? बॉल है। तो एक डेली लाइफ से कनेक्टेड चीज है और एक डेली लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, मतलब बॉल है या कोई भी चीजें हैं जो हम देखते हैं, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन है जो हम देख नहीं सकते। जब इसका मास m है, ठीक है ना, इसका जो मास है वो आपका m है और इसको आपने v वेलोसिटी के साथ में फेंका। जब आप v वेलोसिटी के साथ में फेंकोगे तो पार्टिकल नेचर तो है, साथ में ये क्या करेगा? वेव फॉर्म करते हुए जाएगा। क्या फॉर्म करते हुए जाएगा भाई? वेव फॉर्म करते हुए जाएगा, ठीक है ना। तो पार्टिकल नेचर के साथ साथ में इसका वेव नेचर भी है। और ये जो वेवलेंथ है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बोलो भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाती है, लैम्डा। Yes, sir. इस लैम्डा को नॉर्मल लैम्डा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसका नाम क्या होगा? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्योंकि पार्टिकल के ड्यूअल नेचर की बात किसने की थी? साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने की थी, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इसको बोलते हैं। तो जब कोई पार्टिकल मूव करता है वी वेलोसिटी के साथ में, तो पार्टिकल तो नेचर है ही मास की वजह से, साथ साथ में वो वेव फॉर्म करते जाएगा। उसकी जो वेवलेंथ होगी उसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलेंगे। और कोई बड़ा पार्टिकल है तो वो भी क्या करेगा? आपका वेव नेचर तो फॉर्म करेगा, ठीक है ना। उसका भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों है और ये उसकी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कहलाएगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। बस पॉइंट ये, हाँ डी ब्रोगली वेवलेंथ। पॉइंट ये है कि जो छोटा पार्टिकल है ना, उसका वेव नेचर डोमिनेंट है। वेव नेचर जो है वो क्या है? ज्यादा है। किससे? पार्टिकल नेचर से। किससे? पार्टिकल नेचर से ज्यादा क्या है? वेव नेचर है। और ये जो बड़े पार्टिकल है ना, उनका पार्टिकल नेचर ज्यादा है, उनका पार्टिकल नेचर ज्यादा है। किससे? वेव नेचर से, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोल दूं कि एक हाथी चल रहा है, तो हाथी के दो नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। लेकिन जब हाथी जाएगा ना, तो उसकी जो वेव बनेगी ना, उसकी वेवलेंथ बहुत बहुत ज्यादा होगी, राइट। उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा होगी कि उसका वेव नेचर तो क्या हो जाएगा आपका? कम, और पार्टिकल नेचर क्या हो जाएगा उसका? ज्यादा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो जो छोटे पार्टिकल होते हैं, अब इसको आप कैसे बोल सकते हो? आप इसको देख सकते हो इस m से। v तो दोनों के लिए भी सेम है, वेलोसिटी मैंने छोटे पार्टिकल को भी v वेलोसिटी से फेंका और बड़े पार्टिकल को भी मैंने v वेलोसिटी से फेंका, बस उनका मास क्या है? अलग। तो इसका मास क्या है? कम। इसका मास कम है तो लैम्डा क्या हो जाएगा? इसका मास कम है तो लैम्डा क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब लैम्डा ज्यादा का मतलब वेव नेचर ज्यादा, इन शॉर्ट ऐसे बोल दो, राइट। लैम्डा ज्यादा का मतलब क्या है? वेव नेचर। और इसका मास क्या है? ज्यादा। और मास ज्यादा तो लैम्डा क्या हो जाएगा इसका? कम। मतलब कौन सा नेचर? वेव नेचर इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir.
तो पॉइंट ये है कि पार्टिकल के दो नेचर होते हैं, बस यही पॉइंट था, बस इस पूरी कहानी के अंदर यही पॉइंट था कि पार्टिकल के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। अब हमारे पास में गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम बेसिकली डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगेन मैं बता देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, राइट, एम इंटू वी, एम इंटू वी इज अ मोमेंटम, Momentum. एम इंटू वी इज अ मोमेंटम, और मोमेंटम मतलब बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल नेचर, मोमेंटम मतलब पार्टिकल, ठीक है ना। चलो वेरी नाइस। अब मैं अलग अलग सिस्टम डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, अलग अलग सिस्टम समझना, कौन कौन से सिस्टम, बस 3-4 फॉर्मूले में डिस्कस कर रहा हूं। पहला पॉइंट, अगर मेरे पास में पार्टिकल का मास है और वेलोसिटी है, समझना, अगर पार्टिकल का मास है और वेलोसिटी है और उसको आपने v वेलोसिटी से अगर फेंक दिया, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कैलकुलेट अगर करना है तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन एम वी, राइट। चलो Yes, sir. दूसरा, अगर मेरे पास में पार्टिकल है और उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन है, क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी से वो मूव तो करेगा, और मूव करेगा तो उसकी कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ भी होगी। उस डी ब्रोगली वेवलेंथ को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम आई राइट, यस, Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, एम Yes, वी sir. स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। इधर मैंने v से मल्टीप्लाई किया और इधर भी मैं v से मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो, सॉरी मैं m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी मैं m से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर भी मैं m से मल्टीप्लाई करता हूं, तो m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, राइट, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू क्या हो गया, मास। अच्छा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एम वी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, बोलो यस या नो, Yes, राइट। sir. एम वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। अब लैम्डा इक्वल टू क्या है, एच बाई एम वी, लैम्डा इक्वल टू क्या है, एच बाई एम वी। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई एम वी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, बोलो यस या नो, यस या नो, यस या नो, Yes, sir. यस। तो अब दो पॉइंट है, या तो आप क्या करो, काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी कैलकुलेट करके डायरेक्ट वेलोसिटी पुट कर दो भाई, ये भी कर सकते थे, काइनेटिक एनर्जी से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करके वेलोसिटी को लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी में पुट कर दो, तब भी बात वही है। या फिर हमने सीधा फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे कि लैम्डा अगर कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी अगर गिवन है, तो हमें इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। चलो ये शॉर्ट फॉर्म में आप, मतलब ये नोट्स में आप लिखोगे। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आप सबको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका पार्टिकल, चलो एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम कर सकते हैं। चलो एक पॉइंट डिस्कस करने के बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो, अगर मेरे पास में कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, मैंने यहां पे V वोल्ट पोटेंशियल दिया और यहां से कोई पार्टिकल निकला, इस सरफेस पे कोई पार्टिकल बैठा हुआ है, राइट, इस सरफेस पे कोई पार्टिकल है, सपोज इलेक्ट्रॉन है या कुछ भी पार्टिकल है, जैसे मैंने V वोल्टेज पोटेंशियल दिया तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो क्या होगा भाई, दो नेचर होगा उसका, एक होगा Yes. वेव नेचर, दूसरा होगा पार्टिकल नेचर, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो भाई लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई एम वी, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एम वी, या फिर लैम्डा इक्वल टू हो गया एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। बोलो भाई, इस पार्टिकल की कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वी। चार्ज पार्टिकल के लिए याद करो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने समझाया था,
जब किसी चार्ज पार्टिकल को आप v वोल्ट पोटेंशियल देते हो तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है q इंटू वी से। यस सर। यस या नो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बहुत यस सर। Yes. देखो चीजों, अभी आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अभी तक तो ठीक है, छोटा छोटा पार्ट था, अब तो आपको पुरानी बातें भी याद रखनी है साथ साथ में। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया और भूल गए, ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे याद भी रखना है, ठीक है ना। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई अंडर रूट टू इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं मेरे पास में अगर काइनेटिक एनर्जी है। अगर पार्टिकल का मास होता और वेलोसिटी होती तो काइनेटिक एनर्जी में कैलकुलेट कर देता हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर पार्टिकल को मैंने वी वोल्ट पोटेंशियल दिया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी क्यू इंटू वी। तो अब यहां पे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू इंटू, यहां पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आ जाएगा जो भी आपका चार्ज है। पार्टिकल कौन सा है हमें नहीं पता भाई, ठीक है ना। पार्टिकल पता नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, क्या है, जो भी है गिवन होगा एग्जाम में, और उसका मास, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूला हो गया कि जब पार्टिकल को पोटेंशियल अगर आपने दिया तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। बोलो यस या नो, यस या नो। यस सर। अब यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं यहीं पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली आपको जो पूछा जाएगा ना एग्जाम में, वो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेंगे कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को कुछ पोटेंशियल दिया। जनरली मैंने नीट के अंदर जो देखा है कि क्वेश्चन जो है ना इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड पूछते हैं कि पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा। पार्टिकल दूसरा है, कौन सा पार्टिकल है तो उसका जनरल मैंने बता दिया कि भाई लैम्डा मतलब चार्ज और उसका मास जो है वो पुट करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए मैं फॉर्मूला और थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ। अगर ये चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है और इसको आपने वी वोल्ट पोटेंशियल दिया है तो ये मूव करेगा। मूव करते ही उसके दो नेचर, ठीक है ना, उसके दो नेचर। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखो भाई समझना, लैम्डा इक्वल टू क्या पुट करोगे भाई, एच अपॉन अंडर रूट टू इंटू क्यू, क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, इंटू वी वोल्ट पोटेंशियल इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है ना। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, राइट। राइट यस भाई, सर। समझ में आ रहा। और इनटू क्या हो जाएगा v, इनटू क्या हो गया v हो गया। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको तो ये याद रखना है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो लैम्डा आता है या तो अंडर रूट 150/v, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम में, या फिर इसको लिख सकते हो लैम्डा इक्वल्स टू 12.3 अंडर रूट वी, 12.3 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला हो गया फॉर इलेक्ट्रॉन, ये याद रखो बस। तो आप तो यही याद रखना बस, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। तो हमने सिंपल कर दिया, हमने एच की वैल्यू 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको हमने कैलकुलेट करके देखा तो हमें मिला 12.3। कितना मिला भाई 12.3 एंगस्ट्रॉम में। और नीचे अंडर रूट में ये जो v है वो v ऐसा का ऐसा। गॉट इट भाई। तो फॉर यस इलेक्ट्रॉन सर। ये किसके लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हो ना और आपने कितना पोटेंशियल दिया तो डायरेक्ट पोटेंशियल की वैल्यू पुट करो, बाकी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। एम आई, मेरी बात को समझ में आ रहा है आपको, आप Yes. समझ पा रहे हो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत सारी पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखोगे, लैम्डा इक्वल टू 12.3 डिवाइड बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। चलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये तीन सिस्टम है, ये तीन चीजें मैंने डिस्कस कर दी। अगर मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। अब देखो एक इक्वेशन है, जस्ट एक थ्योरी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, एक पॉइंट बता रहा हूं मैं। देखो लैम्डा इक्वल टू क्या है, लैम्डा इक्वल टू आ गया एच अपॉन एम वी। लैम्डा इक्वल टू क्या है, एच अपॉन एम वी, ठीक है ना।
अब यहां पर लैम्डा इक्वल्स टू हो गया h अपॉन एम वी, ठीक है ना। फिर बोर का पोस्टुलेट्स आपको याद होगा, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, याद है? Yes, sir. ठीक है ना। बोर का जो पोस्टुलेट्स है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। अब देखो ये एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई कैसे आया, ये हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा बेसिकली एक इक्वेशन होती है, टू पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। इसकी मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ, कोई डेरिवेशन नहीं है, बस आपको याद रखना है ये क्या कहना चाहता है, मैं बता देता हूं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये सपोज nth ऑर्बिट में है, कौन सा ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर है, दो नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, बट वेव नेचर ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा वहां पे वो वेव फॉर्म करते हुए जाएगा। क्या फॉर्म करते हुए जाएगा, वेव फॉर्म करते हुए जाएगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, टू पाई आर, बोलो भाई एक ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस कितनी होगी, टू पाई आर होगी कि नहीं होगी? यस। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है और फिर से अगर यहीं पे आता है तो ये टू पाई आर हो जाएगा। तो टू पाई आर इक्वल टू क्या होगा, एन लैम्डा होगा। जिस ऑर्बिट में बैठा है उतनी वेव बनाता है वो। अगर मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में बैठा हुआ है तो कितनी वेव बनाएगा वहां पे, 5 वेव बनाएगा। अगर मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो इसका मतलब वो कितनी वेव बनाएगा, 3 वेव बनाएगा। जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उतनी वेव बनाता है। ये एक्सपेरिमेंट के साथ में भी उनको प्रूव किया। हम एक्सपेरिमेंटल चीजें और ये सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं बस सीधा एंड रिजल्ट आपको बता रहा हूं, वो आपको याद रखना है कि जिस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उतनी वेव बनाता है। फिफ्थ ऑर्बिट में है तो फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो जो वेव बनाएगा ना, वो कितनी वेव बनाएगा, 5 वेव बनाएगा। कितनी बनाएगा, 5। एक, फिर 2, फिर 3, 4 और 5, टोटल 5। तो टोटल डिस्टेंस जो है ना 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन लैम्डा हो जाएगा, राइट। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। यहां से लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन एन। बोलो भाई 2 पाई आर अपॉन एन होगा, Yes, sir. 2 पाई आर अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला लैम्डा और इस वाले लैम्डे को मैंने इक्वल करके ये आ जाएगा, देखो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। इसको दोनों को इक्वल कर दिया, देखो लैम्डा की जगह पे 2 पाई आर अपॉन एन पुट कर दिया तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आया कि नहीं आया, बोलो। Yes, sir. ठीक है ना। तो डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन को यूज किया था, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, और एक इक्वेशन दी थी 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये भी एक्सपेरिमेंट से पूरा प्रूव है और डिराइव भी है, ठीक है ना। तो उन दोनों को यूज करके उसने बोला कि एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। तो फिर डी ब्रोगली बोलता अरे वाह, बोर की इक्वेशन आ गई। बोर ने इसको प्रूव ही नहीं किया था और बोर की इक्वेशन भी बन गई एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो अगर अगर फिर बोर बोलता है कि बहुत बढ़िया भाई, बोर डी ब्रोगली को बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपकी इक्वेशन सही है तो मेरी इक्वेशन भी सही है, और अगर मेरी इक्वेशन सही है तो इसका मतलब आप जो बातें कर रहे हो वो सही है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, इस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब Yes. ये मैच कर रही है इंफॉर्मेशन, राइट। तो डी ब्रोगली बोलता है कि मैं सही तो आप सही, और अगर आप सही इसका मतलब मैं सही। तो यहां से आपको बस यही है, ये तो चल जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बोलूं आपसे क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन आपका फिफ्थ ऑर्बिट में है या फिर इलेक्ट्रॉन आपका फोर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाएगा, 4 वेव बनाएगा। मतलब 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा। गॉट इट। Yes, sir. 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा हो जाएगा। बस ऐसी इक्वेशन आपसे पूछ सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब इस पे जितने भी क्वेश्चंस है वो सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस में करा देता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी कराना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम, ठीक है ना। 0.1 किलोग्राम मास है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो पार्टिकल भैया मूव करेगा तो वेव नेचर होगा उसका, और पार्टिकल नेचर भी होगा।
डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो भाई, एच अपॉन एम वी। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि मास हमेशा किस में रखोगे आप, किलोग्राम में। ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, मास हमेशा किलोग्राम में। क्यों रखना है वो भी मैं बताता हूं। देखो एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, राइट भाई, डिवाइड बाई मास आपका कितना है 0.1 किलोग्राम। फिर वेलोसिटी कितनी है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब समझना, ये जो जूल है ना, इस जूल की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -1। हो सकता है मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -1 जूल ही तो होता है बेसिकली। किलोग्राम Yes. मीटर स्क्वायर Yes. सेकेंड की पावर -1 क्या होता है, जूल होता है। तो देखो अब यहां पर, अब लैम्डा जो है, सॉरी सॉरी मैंने सेकेंड की -2। पावर -2, हाँ हाँ हाँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। अब देखो किलोग्राम में क्यों रखना है, क्योंकि जूल है ऊपर और नीचे किलोग्राम है तो कट नहीं सकता, लेकिन जूल की जगह पे मैं लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसल आउट हो जाता है हमेशा। अगर आप ग्राम में रखोगे तो फिर दिक्कत आएगी। और 1 मीटर से ये 1 मीटर भी कैंसल आउट हो गया। और ये वाला सेकेंड और ये वाला सेकेंड ऊपर जाके सेकेंड की पावर 2 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, राइट। तो फाइनली क्या बचा भाई, मीटर बचा कि नहीं बचा। तो लैम्डा Yes. किस में आंसर देना चाहिए भाई, लैम्डा किस में मिलेगा, मीटर। फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, जिसमें कन्वर्ट करना है। तो हमेशा क्या याद रखोगे, ये चीज दिमाग में फिट रखोगे भी, शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर देना, ठीक है ना, कि हमेशा मास आपको किस में रखना है, किलोग्राम में, ताकि ऊपर वाली वैल्यू सब कट कटा के आपको फाइनली आंसर मीटर में मिल जाए। ऐसा याद रखोगे, जब ये किलोग्राम में रखोगे तो ये आंसर आपको मीटर में मिलेगा। फिर उसको एंगस्ट्रॉम में और इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर आपका है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। बोलो यस या नो। ये तो कट जाएगा ना भाई, Yes, ये sir. कट जाएगा देखो, 0.1 Yes. 10 से कट गया तो बचा गया, इतना ही बचा। तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा। अब चलो सेकंड क्या पूछा है, सेकंड पूछा है कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का मास भी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। पोटेंशियल नहीं है भाई, उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी इज अ 3 इंटू 10 की पावर -25। ठीक है ना, इतनी एनर्जी उसके पास में है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो भाई, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा एच अपॉन √2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। यस या नो, यस। Yes, sir. Yes. लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन √2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। सब कुछ पुट कर दो, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, डिवाइड बाई ये यहाँ पे मास आ जाएगा आपका, ठीक है ना। मास क्या है, 2 है, और फिर 9.1 इंटू 10 की पावर -31। फिर उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो 3 इंटू 10 की पावर -25 जूल। ठीक है ना, इन सबको आप पुट कर दो, तो फाइनली जो आंसर आता है वो होता है 8, सॉरी इसका आंसर आएगा समथिंग 890 के आसपास में, 890 मीटर। ठीक है ना, नैनोमीटर, 890 नैनोमीटर आपका आंसर आएगा, कैलकुलेट करके देखोगे तो देखो अब यहां से क्या समझ में आ रहा है, देखो इन दोनों वैल्यू को देखो पहले, इन दोनों वैल्यू को देखो, ये वैल्यू देखो और ये वैल्यू देखो, इसका वेव नेचर ज्यादा है कि नहीं, देखो सिग्निफिकेंट है ना भाई वेवलेंथ। देखो यहाँ तो वेवलेंथ बहुत कम है, देखो इधर 10 की पावर -34 है, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखो, समझो 890 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ये है। अब ऊपर वाला जो है, जो बड़ा पार्टिकल बॉल है, बॉल को जब फेंका तो उसकी वेवलेंथ आ रही है 10 की पावर -34 मीटर, और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आ रही है वो 10 की पावर -9 मीटर। तो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ये देखो ये वेवलेंथ की टर्म्स में आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब वेवलेंथ की रेंज में।
तो इसका वेव नेचर क्या हो जाएगा आपका डोमिनेंट, और इसका कौन सा नेचर डोमिनेट हो जाएगा फिर पार्टिकल नेचर। ठीक है ना। तो बस ये एक जस्ट वैल्यू से भी मैंने प्रूव कर दिया कि भैया जो बड़े पार्टिकल होते हैं जो डेली लाइफ से कनेक्टेड नहीं है उनका पार्टिकल नेचर जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। डेली लाइफ से जो कनेक्टेड है उसका पार्टिकल नेचर ज्यादा, और फंडामेंटल पार्टिकल जो छोटे हैं उनका वेव नेचर ज्यादा। राइट, चलो बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। अब मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, फिर कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर एन अल्फा पार्टिकल, फॉर एन अल्फा पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये तो क्वेश्चन, ये तो मतलब इस बार भी नीट में शायद आ सकता है, लेकिन आपके टाइम पे तो जरूर आएगा। नीट 23 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, बताओ भाई इन तीनों का आंसर बताओ फटाफट, और फिर उसके बाद में है ये सब, ठीक है। चलो पहले ये कैलकुलेट करो, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो। अरे सबको समझ में आ रहा है ना सब कुछ? Yes, sir. ठीक है, ओके गुड, वेरी गुड। सर फर्स्ट वाले का 6.626 6 to 10 6. raised to minus 31। बिल्कुल सही है, मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सर सेकेंड का 12.3 into 10 raised to minus 3 Armstrong। समथिंग, चलो भाई देखो, बहुत बढ़िया भाई, आप ट्राई कर रहे हो, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। देखो भाई, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ समझाया हुआ है। एच की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.626 इंटू 10 की पावर -34। मास आपको किलोग्राम में पुट करना है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 करते ही ग्राम, और फिर 10 की पावर -3 करते ही किलोग्राम। फिर वेलोसिटी कितनी है, तो 200 है। तो यहां से फाइनली जो आपका आंसर आएगा 6.62 इंटू 10 की पावर -31 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड क्या है कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और 10 की पावर 6 से मूव कर रहा है, तो लैम्डा इक्वस टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वस टू हो जाएगा h/mv, सेम। तो h 6.626 इंटू 10 की पावर -34, मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम में ही है, वेलोसिटी होगी 10 की पावर 6। नियरली जो इसका आंसर आएगा वो है 7 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है ना, या फिर एंगस्ट्रॉम बोल दो। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मेरे पास में देखो दो पार्टिकल है, एक है मेरे पास में अल्फा पार्टिकल, तो लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल, लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट 2 इंटू एम ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, और पोटेंशियल v, दोनों को सेम पोटेंशियल दिया। नाउ लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, तो h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और v। अब हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, बोलो यस या नो। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज इज ए 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, ये इंफॉर्मेशन सबको याद है, मैंने पहले लिखवाया था Yes, टेबल sir. में।
जब हमने फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कस किए थे तो वहीं पे टेबल में मैंने लिखवाया था कि मास 4 टाइम्स हो जाता है प्रोटॉन का और चार्ज जो है वो क्या हो जाता है आपका 2 टाइम्स हो जाता है प्रोटॉन का, ठीक है ना। तो अब इस रिलेशन को मैं यूज कर सकता हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल अपॉन प्रोटॉन, इसका रेशियो ले लिया, ठीक है ना। तो रेशियो लेते ही H से H कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, V पोटेंशियल से V पोटेंशियल कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा भाई, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। और मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते चार्ज, ये 1/2 पुट कर सकता हूं मैं, देखो भाई 1/2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखो भाई इधर 1/2 आ जाएगा, यस या नो, यस। फिर मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। Yes, sir. ये रिलेशन इधर मैंने लिखा हुआ है, राइट। इधर जैसे जैसे देखो इधर ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1/2, उसी तरह से मास भी, ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1/4, गॉट इट। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया और पुट करने के बाद में हमने सॉल्व कर दिया, तो आ जाएगा 1/8। और इसको और सॉल्व करना है तो ऐसे लिख सकते हैं 1:2√2, गॉट इट भाई, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको क्वेश्चन दिखेगा, बहुत सारी जगह पे पूछा जाता है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन है, समझो पहले और फिर आंसर दो। हाइड्रोजन सैंपल है, इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाइड्रोजन सैंपल है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है और उसको 8 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी मिलती है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पहले पहले मैं समझा देता हूं आपको। इलेक्ट्रॉन जो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 में है, किसके, हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन सैंपल है, ठीक है ना। अब उस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा मतलब मूव कर रहा है, मतलब उसके 2 नेचर, वेव नेचर पार्टिकल नेचर, वेव नेचर के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे पता चलेगी हमें, काइनेटिक एनर्जी से पता चलेगी भाई, किस किस काइनेटिक एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ की जो एनर्जी है वो कितनी है, बोलो सेकेंड स्टेट की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है, यस या नो। और आपने जो एनर्जी दी है वो कितनी है, 8 इलेक्ट्रोवोल्ट, आपने जो एनर्जी दी है वो 8 इलेक्ट्रोवोल्ट है। अब 8 इलेक्ट्रोवोल्ट जो दोगे ना, उसमें से -3.4 से तो इसका अट्रैक्शन खत्म होगा न्यूक्लियस के साथ में, राइट। ये जो न्यूक्लियस के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बोलो भाई, -3.4 चाहिए। भाई सेकेंड स्टेट में अगर बैठा है तो क्यों बैठा है, अट्रैक्शन की वजह से ही बैठा है ना न्यूक्लियस के साथ में। अब उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, पहले अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा। अट्रैक्शन तोड़ने का मतलब उसकी उधारी चुकानी पड़ेगी, कितने की उधारी है उसके पास में, -3.4 की। तो आपने जो 8 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया है ना, उस 8 इलेक्ट्रोवोल्ट में से पहले उधारी चुकेगी और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो 8 इंटू 8 -3.4 हो जाएगा, मतलब 8 आपने दिया, 3.4 की उधारी है, माइनस का मतलब अट्रैक्शन है, ठीक है ना, माइनस का मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितनी उधारी है 3.4 की, तो बची हुई उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 इलेक्ट्रोवोल्ट, 4.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। बोलो यस या नो। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन 4.6 इलेक्ट्रोवोल्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ में मूव करेगा। अब अच्छा ये बताओ, अगर 4.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी है तो 4.6 वोल्ट पोटेंशियल बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूं ना भाई। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है Q इंटू V। अब मैंने Q को हटा दिया तो पोटेंशियल मिल जाएगा मुझे, यस या नो, यस सर। यस। Yes.
अब आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, देखो भाई कैलकुलेशन को बड़ा नहीं करना है, आप फॉर्मूला लगाओगे कि जब इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल कुछ है तो लैम्डा होता है 12.3 डिवाइड बाई वी। यस या नो? जब इलेक्ट्रॉन को आप, कंसेप्ट सीखो भाई, रटना नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन को आप वी पोटेंशियल देते हो तो लैम्डा उसका होता है 12.3 बाई वी। तो ये हो जाएगा 12.3 बाई अंडर रूट वी, मतलब 4.6, राइट। फिर यहां से आप फाइनली आंसर कैलकुलेट कर दो तो समथिंग आएगा 5.71 एंगस्ट्रॉम। टफ से टफ क्वेश्चन है भाई, इससे टफ कोई नहीं। मैंने जितने क्वेश्चंस यहाँ पे डी ब्रोगली में कराए, यहां से बाहर कोई आ ही नहीं सकता है। जितनी वैरायटी होनी चाहिए सब बना दी मैंने, ठीक है ना। तो 5.71 जो एंगस्ट्रॉम है उसकी वेवलेंथ होगी जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऊपर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 6 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब उसको मैंने 4 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया 4 वोल्ट का, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रोवोल्ट है, और आपने पोटेंशियल दे दिया, तो बताओ अब टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 6 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस 4 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगा भाई। यस या नो? 4 वोल्ट पोटेंशियल Yes, दिया sir. आपने भाई, जो भी पोटेंशियल है ना उसके आगे ई लगा दो तो एनर्जी हो जाती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो 4 वोल्ट पोटेंशियल से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिली वो 4 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो 6 पहले से था, तो अब इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी कितनी है? 10 इलेक्ट्रोवोल्ट। कहने का मतलब ये ऐसा है कि भाई मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और उस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रोवोल्ट है पहले से। अब आपने 4 वोल्ट पोटेंशियल दिया, तो अब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी लेकिन और ऐड हो जाएगा। अब ये क्या करेगा भाई? इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4 इलेक्ट्रोवोल्ट। बोलो यस या नो? 10 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगी टोटल। Yes, sir. Yes. यस। तो 10 इलेक्ट्रोवोल्ट अगर एनर्जी है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। इन शॉर्ट आपने 10 वोल्ट पोटेंशियल दिया है टोटल भाई, 6 पहले से था, 4 आपने दे दिया, तो टोटल 10 वोल्ट पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना। ओके, अब इलेक्ट्रॉन है तो लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो 12.3 डिवाइड बाई पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 10। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप सभी लोग? यहां Yes, से sir. समथिंग आंसर आता है 3.87। आप इसको नहीं तो आप ये भी यूज कर लो, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करनी है तो आप ये ले लो 150 बाई वी, ठीक है ना। तो 150 बाई 10, ठीक है, इसका मतलब ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √15। √15 कितना होता है? 3 पॉइंट समथिंग आता है, 3.87 के आसपास में समथिंग कितना आंसर आता है? 3.87। गॉट इट भाई? क्लियर है? वेरी नाइस। Yes, sir. Yes, चलो sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन जो है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट जो है लिथियम 2 प्लस का, लिथियम 2 प्लस के सेकेंड ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किसके इक्वल होगी? ये बताना है आपको। इसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, या इसके इक्वल होगी, ये आपको बताना है। ये होमवर्क में दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं मैं? होमवर्क भाई। यहां से नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क दे रहा हूं, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, क्या है मेरे पास में भाई? इलेक्ट्रॉन है। समझना, मैं समझा देता हूं फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले मैंने 100 वोल्ट पोटेंशियल दिया। कितना दिया? 100 वोल्ट, ठीक है ना। उस 100 वोल्ट से ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है λ1। λ1 इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये लैम्डा हो जाएगा बेसिकली, ये जो है ये λ1, फिर ये हो जाएगा आपका λ2, और ये हो जाएगा आपका λ3। तो इनिशियल वेवलेंथ कितनी है? λ1 है जब 100 था। फिर आपने 19 वोल्ट पोटेंशियल कम कर दिया, ठीक है ना, 19 वोल्ट पोटेंशियल कम कर दिया, मतलब क्या हो गया? 81 वोल्ट। तो अब 81 वोल्ट पे जो वेवलेंथ है ना वो है λ2। फिर आपने क्या कर दिया? 32 वोल्ट पोटेंशियल और कम कर दिया, मतलब हो गया 49 वोल्ट। 40. तो 49 वोल्ट पे जो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो है λ3। तो आपको कैलकुलेट करना है λ3 माइनस λ2 बाई λ1, राइट।
ये आपको कैलकुलेट करना है, इजीली कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बस इतने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दो, मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, राइट। ओके, तो ये सबमिट कर देता हूँ, दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करना, डिस्कस भी करेंगे हम। बोलो यस या नो। Yes, Sir. sir. चलो वेरी नाइस। कितने लोग हैं, बहुत कम बच्चे